सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। 2 साल मुश्किलात से लड़ने के बाद आखिरकार मुल्क की मईशत अब इस्तेहकाम की जानिब जा रही है। पाकिस्तान ने 15 सालों में 6 माह का सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तेज़ी से बहाली हुई है, जो अब तकरीबन $12 अरब तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के सफ़र में IMF और दोस्त ममालिक का बहुत ही अहम किरदार है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में तसलसल के साथ कमी की है, जिस पर आलमी इकोनॉमी के माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान ने अपनी जैसी इकोनॉमीज़ के दीगर ममालिक के मुकाबले में खासी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और अगर रिफॉर्म्स का अमल जारी रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत में मजीद इस्तेहकाम भी आ सकता है। IMF ने भी पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत को मान लिया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा ने यह एतराफ़ किया है कि मईशत मुस्तहकम होने के बाद पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुलाकात की। MD IMF ने महंगाई में कमी और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ की तारीफ़ की है। अगले महीने IMF $7 अरब के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत इकनॉमिक रिव्यू में करंट फिस्कल ईयर के इब्तदाई 6 माह की इकनॉमिक परफॉर्मेंस की जांच करेगा और IMF पैकेज के तहत मजीद $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। करंट फिस्कल ईयर GDP ग्रोथ 3.2% रहने का इम्कान है, मगर रमा माली साल की पहली छमाही में ये सिर्फ 0.9% रही है। मुल्क की बड़ी और अहम फसलों समेत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारकर्दगी हदफ से कम रही है और आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर IT के सनतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में हम कमी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी हमारी कुछ आप समझें कि थोड़ा बहुत इजाफा हो ही रहा है, लेकिन जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए या जो बूम चाहिए वो कब से आना शुरू होगा और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कब महसूस कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, असल बात तो यह है कि जो भी कारोबार चलते हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बेसिस पे चलते हैं, और जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी ठीक होंगी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल इदारा के मार्केट में कॉम्पीट करना होता है। तो हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है, तो उसमें हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं और हमारा मार्कअप बहुत ज्यादा है। तो मार्कअप तो चले अल्लाह ने किया गया, वो तकरीबन 10% कम हो गए, 12% पे आ गया। आगे 1 आध महीने में और भी कम हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। सिमिलरली जब हम बिजली की बात करते हैं तो वो 14 सेंट के करीब है इस वक्त, जो कि 9 सेंट होनी चाहिए। तो 9 सेंट का मतलब यह है तकरीबन 10-12 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। तो अगर ये 2 काम हो जाते हैं, यानी बिजली की कीमत कम हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, फिर हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी, फिर सारी चीजें बढ़ जाएंगी, फिर तरक्की भी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपका मार्केट साइज बढ़ता है। मार्केट साइज बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा जो GDP है वो 3% के अराउंड है, वो 5-6% पे चला जाएगा। यानी अगर इस वक्त हमारी $400 अरब की इकॉनमी है और GDP 3% है, तो अगर हम उसको 700-800-900 अरब पे ले जाएं अपनी इकॉनमी को, तो हमारा GDP भी बढ़ जाएगा, और वो GDP जो होगा वो सस्टेनेबल बेसिस पे होगा। GDP बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दें। इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चीजें जो है वो इस वक्त जो चल रही हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और जो मुश्किल वक्त था वो पाकिस्तानी कौम ने काट लिया है। इसलिए कि जब 38% से फिर आई इन्फ्लेशन 28% और अब 2% पे आ गई, अभी फिर शायद 3-4% पे चली जाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त जो था वो पाकिस्तानी कौम का निकल चुका है। अब आपने IMF का जो क्वेश्चन किया, तो IMF के जितने भी टारगेट्स है वो मीट कर रहे हैं, सिवाय एक टारगेट के जो रेवेन्यू का है, जिसमें हमें FBR को 400-500 अरब रुपए से पीछे है। अब उसके लिए उन्होंने फेसलेस और इस तरह से ऑटोमेशन की तरफ ये जा रहे हैं, और अल्लाह करे अगर ऑटोमेशन इनकी प्रॉपर हो जाती है बर्फ, तो फिर ये शॉर्टफॉल भी इंशाल्लाह ये नहीं रहेगा। अदरवाइज फिर इन्हें एक मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो लेकिन ये इस तरह के बेबी स्टेप्स हैं जिसके नतीजे में इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और IMF का जो भी अगला रिव्यू आ रहा है, आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए टफ होगा या डिफिकल्ट होगा, इसलिए कि हमने पहले ही वो सारी चीजें जो वो चाह रहे हैं वो हम उसको उसी तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, और रफ्ता रफ्ता उसमें
इन सारे जो यार्ड स्टिक्स हैं या बेंचमार्क्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आई डोंट थिंक अभी हम कोई आगे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में लेकिन अभी अगले 2.5 साल भी हमें आईएमएफ के इस प्रोग्राम में गुजारने हैं, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने थोड़ा कम करने की बात की है या एक्सपेक्टेशन जाहिर की है कि आने वाले दिनों में वो कम होगा, इस प्रोग्राम में रहते हुए वो कैसे कम हो सकेगा? हमने पिछली बार भी जब उनके सामने एक प्लान रखा वो रिजेक्ट हो गया बिजली की कीमतों में कमी का। फिर अभी उनकी सरबराह ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी तो कराई है कि आप लेकर आएँ कोई ऐसा प्लान, हम उस पर गौर ज़रूर करेंगे, लेकिन वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो फौरी तौर पर तो नहीं हो सकेगा। जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगी तो उस वक्त तक मुमकिन होगा कि इस टैरिफ में कमी की जा सके। और स्टेट बैंक भी बड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ 1-2% को कम कर रहा है, वो सिंगल डिजिट में उनके लिए इंटरेस्ट रेट को लाना पॉसिबल होगा? या असल में जहां तक बिजली की कीमत का ताल्लुक है तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम मैनेज कर लें तो कीमतें कम हो सकती हैं। एक फैक्टर तो यह है कि तकरीबन 2100 अरब रुपए जो हम दे रहे हैं आईपीपीज को दे रहे हैं, और उसमें अभी 8 जो आईपीपीज के एग्रीमेंट कम हुए हैं उससे तकरीबन कोई 400 अरब रुपए की हमारी उसमें सेविंग हुई है, और बाकी 10-12 जो मजीद एग्रीमेंट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है और उनको भी रीडिफाइन या रीट्यून किया जा रहा है। तो होपफुली ये 6-7-8 रुपए बिजली की कीमत इन 2 इकदामात से कम हो सकती है, यानी आईपीपी सेक्टर से। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बिजली है वो तकरीबन 1000-1200 अरब रुपए की सालाना बिजली की चोरी भी है, लाइन लॉसेस भी है और बिल नॉन पेमेंट भी है, तो ये भी कोई 1001 अरब रुपए का इसमें भी लॉस है, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा था कि 800 अरब रुपए का लॉस है इसमें बिजली में। तो इन चीजों को भी अगर 800 अरब रुपए के लॉसेज हैं, इसमें 200-400 अरब रुपए के लॉसेज कम किए जाएं, आईपीपी से कोई 1000 अरब रुपए बचाए जाएं, तो इस तरीके से करके इन चीजों को हम बिजली की कीमतों को कम कर सकते हैं। फिर एक ये कि तकरीबन कोई मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन ये कि एक क्रॉस सब्सिडी भी है जो कि हम इंडस्ट्री को बिल ज्यादा करके और डोमेस्टिक सेक्टर को उसमें हम कंसेशन देते हैं। ये जो है ऑलमोस्ट 90-92 अरब का फिगर है उसका। ये जो वल्नरेबल हमारा जो तबका है उसको हम वो क्रॉस सब्सिडी देते हैं। अच्छा, वो क्रॉस सब्सिडी जो हम देते हैं वो एक बंदे के जिम्मे में 50-60 रुपए 70 रुपए इस तरीके से आती है, लेकिन इंडस्ट्री में उसके नतीजे में 500-600 अरब रुपए की कीमतें हमने उधर बढ़ाई हुई हैं। तो वो अगर लोगों को 50-60 रुपए की सब्सिडी देने की बजाय वो उनका बेशक बिजली का बिल अभी जो 5000 आ रहा है तो 5100 रुपए आ जाएगा, तो वो अगर अमाउंट हम इंडस्ट्री को वापस ट्रांसफर कर दें तो इंडस्ट्री हमारी सस्टेनेबल हो जाएगी। अच्छा, इंडस्ट्री सस्टेनेबल होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वही जो एक बंदे के जिम्मे अभी 150 रुपए का उसको सब्सिडी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इनकम 1500 रुपए बढ़ जाएगी। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो बिजली के शोबे में ये 3 किस्म की चीजें हैं जो इस्लाहात यक वक्त करने की जरूरत है, तीनों को एट ए टाइम ये सारे तीनों काम करने की जरूरत है। तो इसके नतीजे में हमारी बिजली जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और जहां तक बैंक मार्कअप का ताल्लुक है तो वो चूंकि अभी स्टेट बैंक ये देख रहा है कि भाई इसमें अगर हम मार्कअप एकदम कम करेंगे तो इकॉनमी एकदम हीटअप होना शुरू हो जाएगी। इकॉनमी हीटअप होगी तो उसके नतीजे में फिर हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए वो साथ के साथ उसमें सेफ गार्ड्स भी ले रहे हैं। हम तो उससे कायल नहीं है एज ए बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन हम उनका व्यू पॉइंट भी समझ रहे हैं स्टेट बैंक का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी उसमें सेफ गार्ड जो ले रहे हैं उसके साथ साथ अगले 1-2 महीने में बैंक मार्कअप भी 3-4% मजीद कम होने की तवक्को है। तो ये इस तरह से करके तो ये सारी चीजें जो है मतलब 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे या 2 महीने आगे या 2 महीने पीछे, अब ये 2-3 महीने ही की गेम है सारी कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा, उनको फैसिलिटीज भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि अभी हम क्राइसिस से ऑलमोस्ट 90% निकल गए। और फिर साहब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस पूरे माहौल में हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए, कि वो हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 2024 में भी बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और बड़ी कमिटमेंट्स भी की, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में वो उस हद तक नहीं आ सकी। अभी भी हम देख रहे हैं कि तुर्किया के सदर आए, उन्होंने भी बिज़नेस फोरम से भी खिताब किया, उनके साथ भी एक डेलीगेशन आया हुआ है। तो ये हम इस तरह के दौरों से क्यों मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, उसमें भी यही 2 इश्यूज हैं जो मेन इश्यूज हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें बिजली और गैस और ये सारी दोनों चीजें आ जाती हैं, मार्कअप भी आ जाता है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे तो वो भी तो जा रहा है कि यही इन्हीं बैंकों को यूज करेगा, इसी जमीन को यूज करेगा, इसी बिजली को यूज करेगा, इसी पानी को यूज करेगा।
तो जब हमारी ये चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी तो फिर वो उसके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो वो भी एक उसमें बड़ा हर्डल है। और ये चीज़ें मिल मिला के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर हमारा लोकल बिजनेसमैन जो है वो अगर फुली गियर्ड अप नहीं है तो इनफैक्ट उन्होंने ही ये करने होते हैं ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो वो अगर फुली गियर्ड अप नहीं है तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में भी थोड़ी ताखीर होती है। और इसी तरीके से फिर हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज भी हैं। यानी आप यूं समझ लें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको जीडीपी 3 से 6% करना है तो इसका मतलब है आपको इकोनॉमी का साइज डबल करना है। तो इकोनॉमी का साइज डबल करने के लिए फिर आपको बिजली के रिसोर्सेज चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, आपको पानी के वसाइल चाहिए, ये सारे वसाइल चाहिए। तो उन चीज़ों को एनहांस करने के लिए और अप टू द मार्क लाने के लिए उसमें गवर्नमेंट को टाइम लग रहा है और वो उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, हो सकता है 1 साल और लग जाए। तो लेकिन ये चीज़ें भी फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साबिक वज़ीर IT सनअतकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ई कॉमर्स की बढ़ती मार्केट ने इस वक्त सारे ट्रेंड्स को तब्दील करके रख दिया है। ई कॉमर्स ने दुनिया की एक बड़ी इंडस्ट्री की अहमियत इस वक्त हासिल करी है। पाकिस्तान ई कॉमर्स सेक्टर में दुनिया की 46वीं बड़ी मार्केट है, जिससे $5.2 बिलियन से जायद रेवेन्यू हासिल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान का ई कॉमर्स मार्केट $6.7 बिलियन तक की मार्केट बन जाएगी और इतना बिजनेस वो लेकर आ सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान का ई कॉमर्स सेक्टर आलमी सतह पर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में 80% से जायद सार्फिन स्मार्टफोन्स के जरिए वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के एतबार से पाकिस्तान 10 बड़े ममालिक में शामिल है। SECP के मुताबिक अक्टूबर 2024 के दौरान सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड होने वाली कंपनीज इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स की 556 नई कंपनीज शामिल हैं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट 5 साल के दौरान 176% का इजाफा कर चुकी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर 2029 तक 5.92% की कंपाउंड सालाना तरक्की की शरह को बरकरार रखेगी। अगले प्लान हुकूमत पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान के तहत शेयर किया, उसमें भी जो 5 E's का फ्रेमवर्क है उसमें दूसरा ई कॉमर्स और ई पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, यानी डिजिटल पाकिस्तान और एक डिजिटल इनकलाब लेकर आना है। तो अगले 5 सालों में फिगर्स कहां तक जा सकते हैं और कितनी बड़ी गेम चेंजिंग इंडस्ट्री ये पाकिस्तान की मईशत में बन सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम राहत साहब ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो डिजिटल तब्दीलियां जिस तरह से पूरी दुनिया में आई हैं और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने भी उसको फौरी तौर पर अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। और जो उड़ान पाकिस्तान का 5E फ्रेमवर्क है उसमें दूसरा ई जो हमें डिजिटल दुनिया की इस अहमियत से रोशनास कराता है। तो अब ये बताइएगा अगले 5 सालों में ई कॉमर्स के फिगर्स कहाँ तक जा सकते हैं और कितना स्कोप है इस सेक्टर में? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जो ई कॉमर्स है जी, डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है कोविड की वजह से मिला, जहाँ जब लोग महदूद होकर रह गए थे अपने घरों तक, तो वाहिद ज़रिया उन तक सामान पहुंचाने का वो ई कॉमर्स के थ्रू था। और आप अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बात कर लें, जो कि हम जिसे कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की हो, रिटेल, फैशन रिटेल हो, उन सब की ई कॉमर्स प्रेजेंस है, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल में इस लिहाज से भी ई कॉमर्स की ग्रोथ का देखता हूँ कि हम एक वो मुल्क है जहाँ मेजॉरिटी जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी बहुत यंग है, बहुत और वो उनमें ख़ास तौर पे ई कॉमर्स का यूजेज का, ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का बहुत बड़ा रुझान है। तो उस पर्सपेक्टिव से दुनिया भर में आपने जैसे कहा कि 5.9% कंपाउंड ग्रोथ हो, पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा डबल डिजिट में ग्रोथ का इम्कान है। उसके सिस्टम में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जिनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान, चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 24-25 करोड़ लोग हैं, तो उनकी और जिस तरह मैंने कहा कि यंगर पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो। और अब तो फैशन की प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो ज़्यादातर ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, यंगर जनरेशन, वो बहुत ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रही हैं।
उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। उसमें एक की जो एरिया है वो वहाँ है कि जो कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज अगर पाकिस्तान में जितनी जल्द गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सके और आ सके, तो वो हमारी ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री में तो ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है, बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज इस तरह के जब भी कोई पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल हो जाता है, पेपाल वगैरह, मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, वो अगर पाकिस्तान को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर आपके यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बाहर के ममालिक में अपनी प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेचना काफ़ी आसान हो जाता है। तो खुरम साहब, ये गेटवेज अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रहे, इसमें रुकावट क्यों आ रही है? जबकि आप देखें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली अगर पाकिस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी पॉपुलेशन है, टॉप 10 ममालिक में शामिल है, और 46वें नंबर पर इस वक्त बड़ी मार्केट है ई कॉमर्स की। पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये नंबर थोड़ा सा पीछे है, ये शायद जो टॉप 20 हैं उसमें होना चाहिए। अभी तक हम ये अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ई कॉमर्स के थ्रू, तो ये गेटवे जैसी अभी तक फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। ये इस लैकिंग की वजूहत क्या है? अब आपकी बात सही है कि पॉपुलेशन की तनासब से हमारा नंबर 46वां है, वो कम है। लेकिन उसके साथ साथ एक बाइंग पावर होता है। मैं सिर्फ एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब आपका जो सवाल है कि जी पेमेंट गेटवे अब तक क्यों नहीं आया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं डिफरेंट फोरम्स पे इन्वॉल्व रहा हूँ इन डिस्कशंस में। उसमें आई थिंक जो ये इस तरह की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जब वो पाकिस्तान आना चाहती हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दोनों तरफ से डेटा की, डेटा सिक्योरिटी की, पेमेंट की सिक्योरिटी की। तो वो मामलात हैं जिसमें मेरा ख्याल है अभी तक पेशरफ्त उस हद तक नहीं हुई है, या उस तेज़ रफ्तारी से नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, पीछे एक डिस्कशन हुई थी और सुना था कि जी पेपाल पाकिस्तान आ रहा है, फिर वो समहाउ दी अदर फिजल आउट हो गई। तो वो आई थिंक ये डेटा और प्राइवेसी रिलेटेड जो डिस्कशंस है कि कौन किस तरह डेटा यूज़ हो सकता है, वो कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक दफ़ा वो एड्रेस हो जाए तो मेरा ख्याल है मेजर हर्डल दूर हो सकता है इस तरह के इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट का एक बहुत फोकस है, अभी डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, डिजिटल अथॉरिटी भी बन रही है, तो उसके बाद ये काम जो है ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हो सकेगा। और खुरम साहब, जितना फोकस इस वक्त हमारी हुकूमत का आईटी सेक्टर पर है, आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर है, उन सर्विसेज को बेहतर करने पर है, उतना ही इस वक्त फोकस ये स्पेसिफिकली ई पाकिस्तान के सेक्टर पर भी और इस इंडस्ट्री पर भी है? जी बिल्कुल है। और मैं कुछ ऐसे फोरम्स में शामिल हूँ, कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे भी, जहाँ ये ई गवर्नेंस या ई डिजिटल पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। कुछ हमें फॉरेन फंडिंग भी प्रोग्राम्स से मिली हुई है टू सपोर्ट इस तरफ। तो आई थिंक प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप मुझसे कहें कि बहुत तेज़ी से हो रही है, तो शायद उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से होनी चाहिए थी। लेकिन ये मुझे पता है कि प्रोग्रेस हो रही है। उसमें ये जो डिजिटल पॉलिसी है जो अभी पार्लियामेंट से भी अप्रूव हुई है, ये इट विल गो अ लॉन्ग वे। और उसके साथ साथ आईटी की डेफिनेटली बात हो रही है, आईटी एक्सपोर्ट्स की। लेकिन आईटी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ आई थिंक जैसे आपने खुद भी कहा कि वो 5 ही में से नंबर 2 पे ई कॉमर्स है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है हमारे मुल्क को जो माशरत तरक्की करनी है, उसके लिए ख़ास तौर पे ये ई कॉमर्स के जो हम फैसिलिटेशन के एरियाज़ की बात करते हैं, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, इंटरनेट, और इसके अंदर 5G वगैरह की बात हो रही है। तो ये चीज़ें आने से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल 2 सालों के अंदर हम काफ़ी तेज़ी देखेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल में ई कॉमर्स के, जो कि ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहा है, बट इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, जो बरामदात में के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी बहुत मौका मिलेगा कि वो इंटरनेशनली अपनी जो है प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज को वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच सकें।
और खुरम साहब, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स पाकिस्तान के लिए वो कौन सी हैं जिनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है? बड़ी मार्केट्स कौन सी हैं? ज़ाहिर है चूँकि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस वक्त चाइना में रन कर रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज़, वो दुनिया भर में इस वक्त छाई हुई हैं। तो जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर इतना इस वक्त स्पेस मौजूद है कि पाकिस्तान उन मार्केट्स को कैप्चर कर सके? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में वो स्पेस मौजूद है। अगर हम कहें तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो यकीनन उसमें आप अगर यूरोप को बात करें और अमेरिका की बात करें, वहाँ की ई कॉमर्स जो मार्केट है वो अभी भी ग्रो कर रही है और वहाँ पोटेंशियल है। उसके साथ साथ अगर हम मिडल ईस्ट को देखें, मिडल ईस्ट में एक ग्रोइंग इकॉनमी है। सऊदी अरेबिया एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। फिर अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आ जाएं, जिसके अंदर बांग्लादेश है, फार ईस्ट में है, और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में मार्केट है जहाँ हम देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज मुख्तलिफ ममालिक की, वो अफ्रीका है। और आई थिंक वहाँ काफ़ी एक अगर फोकस किया जाए उस मार्केट में तो वो एक इमर्जिंग मार्केट भी है और वहाँ काफ़ी पोटेंशियल भी है सर्विसेज को मार्केट करने का और प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करने का। और ये भी बताएगा कि ये जो बिज़नेस है ई कॉमर्स, इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी कितना मैटर करती है? चूँकि हम लोकल लेवल पर भी देखते हैं तो बहुत अक्सर और बेशतर हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कंप्लेंट्स देख रहे होते हैं, कोई सर्विसेज से खुश नहीं होता, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी से खुश नहीं होता। तो ये इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है इस मार्केट के ग्रो करने में? देखिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जब आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फिज़िकली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी दुकान में जाके चीज़ देख के नहीं ख़रीद रहे। तो उसमें जो आपका जो कंज्यूमर है, उसका जो ख़रीदार है, उसका एक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस की लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो एक मैं कहूँगा कि सबसे मुकद्दम जो है एक फैक्टर होता है जिसको लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। मैं अगर अपने घर की बात करूं, मेरे घर में मेरी फैमिली में बच्चे जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह की ई कॉमर्स से परचेजेस कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले जो काम करते हैं वो किसी ख़ास तौर पे नई कंपनी को से अगर वो कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो वो पहले उससे रिलेटेड रिव्यूज़ देखते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं, बायर्स जिनका और क्या एक्सपीरियंस रहा है उन क्वालिटी के बारे में भी और सर्विस के मेयार के भी बारे में। तो वो मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के एरिया में क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि वो और उसके साथ जो आपका सर्विस है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस, दोनों बहुत अहम हो जाती हैं। और आपकी चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही थी तो आपकी जो रिलेशनशिप बनती है अपने ख़रीदारों के साथ जो वो बनती है सिर्फ इन दो एरियाज़ में कि आप कितना अच्छा उनको कितना एफिशिएंटली ट्रीट कर रहे हैं। अगर उनकी कोई कंप्लेन है, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ नुक्स से पाक होती है, लेकिन अगर कोई नुक्स हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो आप कितनी जल्दी किस तरह से उनकी उस कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं और उनको कितनी जल्दी वो रिप्लेसमेंट देते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ ही जो हम कहते हैं कि डेटा और एनालिटिक्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उससे बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स, अपनी मार्केट्स की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और खुरम साहब, जैसे जैसे इस सेक्टर में ग्रोथ होती जा रही है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हमारे शॉपिंग मॉल्स पर, लोकल मार्केट्स पर, लोकल आउटलेट्स पर, उन पर भी पड़ रहा है? चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, सनत है, ये उनको रिप्लेस करती जा रही है। तो देखिए, बात आपकी वजह है और इसी वजह से अगर आप इस वक्त देखें तो दुनिया भर को छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जितने भी बड़े आपके, चाहे वो फैशन रिटेल में हो चाहे दूसरे रिटेल के ग्रुप्स हों, उनकी एक ऑनलाइन ऑफरिंग है। अगर मैं एग्जांपल दूं, दुनिया में अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी मार्केट चेन है वॉलमार्ट, उनका ना सिर्फ अपने फिज़िकल स्टोर्स हैं लेकिन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो वही मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ भी जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या जिस तरह से बिज़नेस करने का अंदाज़ चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि जो लोग नहीं करेंगे वो उनके पीछे रह जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बिल्कुल आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी दूंगा, दरख्वास्त भी करूंगा कि हमारे यहाँ जो बिज़नेसेस अभी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं कर रहे,
अगर वो अपने आप को जो है अपनी फिज़िकल प्रेजेंस के साथ अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नहीं रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उनकी कारोबार पे काफ़ी मुनफी असर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और एनर्जी के इस रीसेंट टैरिफ के साथ हमारी इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात इस वक्त बहुत बढ़ चुकी हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। अगले 5 साल के टारगेट सेट किए जा चुके हैं, लेकिन जो प्लानिंग है एनर्जी टैरिफ को कम करने की, उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही है। बड़ी अहम मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की सरबरा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से हुई और उस मुलाकात में भी बिजली के टैरिफ को डिस्कस किया गया। वज़ीर आज़म ने खुद ये बताया कि IMF की सरबरा ने उन्हें यकीन दिलाया है कि आप जो बिजली की कमी है उसका कोई प्लान लेकर IMF के पास आए, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है और फौरी तौर पर IMF कोई बिजली कीमत में बड़ा रिलीफ इस वक्त देने के मूड में कम से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो अब जो गैस का इस वक्त टैरिफ है वो भी आने वाले 6 महीने से अगले 18 महीने में बढ़ता जाएगा और उसकी जो जिस तरह लेवी आयद की जा रही है और फिर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त आना है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अब किस तरह से शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी और कैसे एंड में अपनी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जा सकता है, ऑल्टरनेट ज़राए क्या हो सकते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी IPPs के साथ चल रहे हैं, कुछ में कामयाबी मिली भी है, कोई एक बहुत थोड़ा सा रिलीफ देने की पोजीशन में हुकूमत आई भी है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें या इंडस्ट्री को उससे कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिल सके। IMF को कन्विंस करना पड़ेगा या अपने कोई ऑल्टरनेट ज़राए हमें ढूंढने पड़ेंगे सस्ती बिजली और सस्ती गैस के लिए? देखें, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपके पास मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि रेट्स जो है वो नीचे आ जाए। 3 बुनियादी तरीके हैं जिससे आपका रेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नीचे आ सकता है। पहला ये कि आपको डिमांड बढ़ानी है नेशनल ग्रिड पे, खासकर आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है उसको आपने नेशनल ग्रिड पे लेके आना है। उससे ये होगा कि आपका चूँकि कैपेसिटी चार्जेस फिक्स हैं, डिमांड बढ़ने से वो पर कैपिटा टर्म्स में या वो यूनिट वाइज टर्म्स है जो है वो नीचे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो करने वाली है वो शायद डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अपने लॉसेस जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो किए जा सकते हैं। और तीसरी बड़ी बुनियादी चीज़ जो कि आपने टैरिफ स्ट्रक्चर जिस तरह से रखा हुआ है जिसमें आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उन कंज्यूमर्स को, उन कंज्यूमर्स की कॉस्ट पे जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उन कंज्यूमर्स को जो कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं। तो अगर किसी एक वे में आप इन तीनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी कनंड्रम को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम पे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो टोटल कंज्यूमर्स का कोई 50% से ज़्यादा है, कोई 52-53% है। आप उनको हर माह कोई अराउंड 90 बिलियन रुपी की सब्सिडी जो है वो देते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उन लोगों के एक्सपेंस पे जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। अगर आप इस 52% तबके को आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर ना बनाएं और इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें तो शायद आप जो है वो बिलियंस ऑफ रुपी बचा सकते हैं। उससे होगा ये कि वो कंज्यूमर्स जिन्होंने 3-3, 4-4 मीटर्स लगवाए हुए हैं इसलिए कि वो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकें और सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकें, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और आप फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का बोझ जो है वो कम करके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। हमारी अपनी रिसर्च ये बताती है कि अगर आप वेस्प के थ्रू टारगेटेड सब्सिडीज़ दें तो आप महीने का कोई अराउंड 40 बिलियन रुपीस जो है वो बचा सकते हैं। 58 बिलियन जो है वो उसका अपर लिमिट है, तो वो बचा सकते हैं। तो उसकी वजह से आप जो है वो रिलीफ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से लेके आनी है कि आप पहले अपने जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो आपके महंगे पावर प्लांट्स हैं, उनको अर्ली रिटायर करें और उनकी जगह पे सस्ते पावर प्लांट्स जो हैं वो लेके आएँ। उसके काफ़ी सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो मौजूद हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स की मद में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज़्म की मद में। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, लेकिन आपको ये जो सब्सिडी वाला चीज़ है इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना होगा और ये किया जा सकता है। IMF को भी अगर आप प्रपोजल देते हैं इस तरह का तो वो IMF भी ऑन बोर्ड आ जाएगा। और साथ में अगर आप इसको क्लब करें कि इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है ग्रिड की, तो शायद कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करके तो आप उसको ग्रिड पे ला सकते हैं।
तो अब डॉक्टर साहब ये 7-8 माह से ज़्यादा तो हमें भी आपके साथ ये मामला डिस्कस करते हो गया। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्यों इतनी आसानी के साथ नहीं हो पा रही, ये टैरिफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं ऐसा डिज़ाइन हो पा रहा, ये प्लान क्यों नहीं हो पा रहा, और फिर इसके साथ जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं वो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई इस्लाहाती अमल, कोई रिफॉर्म प्रोसेस किसी भी हुकूमत ने शुरू करना होता है तो कम से कम वो एक ब्रेक तो लगता है या उनके बढ़ने की रफ्तार तो स्लो होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल उसमें पिछले साल की निस्बत इजाफा ही होता जा रहा है। देखिए ये एक ना पॉलिटिकल डिसीजन भी है। आपको ये देखना है कि आपको पॉलिटिकल डिस्क्रेशन रखना है या इकोनॉमिक रूल को लेके आना है। अगर तो आप पॉलिटिकल डिस्क्रेशन पे इकोनॉमिक रूल को फोकियत देते हैं तो शायद हम ये सब्सिडी वाला जो डिसीजन है ये अभी ले लेंगे और ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू टारगेटेड सब्सिडी देना वो शायद एक इकोनॉमिकली फीजेबल भी है और आप उससे सब्सिडी का बोझ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अभी जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, जो इस्लाहात हो रही हैं वो राइट डायरेक्शन में हो रही हैं, लेकिन उनकी स्पीड बड़ी स्लो है। आप एक तो ये कि आपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बड़ा अच्छा रिफॉर्म किया है, आपने एक इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर लिया है, लेकिन अगेन उसको ऑपरेशनलाइज होने में टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा उसको एक्सपीडाइट करेंगे, मार्केट में कंपटीशन लेके आएंगे, आपके लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बेहतर होती जाएगी। और तीसरी चीज़ जो करने वाली है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे करने वाली है, जिसमें अभी तक कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि किस तरह से उसको कॉर्पोरेटाइज किया जाए, किस तरह से उसको प्राइवेटाइज किया जाए या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रोविंशलाइज किया जाए ताकि वो एक कंपटीशन की फिजा जो है बन सके। इस पे डिसीजन जब तक नहीं होगा तब तक आपके जो जितने पीपीएस के रिनेगोशिएशन है उससे उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी साइड है उस पर जो जनरेशन साइड के मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल उससे भी ज़्यादा हैं। और डॉक्टर साहब जो सबसे पहला पॉइंट था आपका कि नेशनल ग्रिड पर डिमांड बढ़ानी है तो उससे टैरिफ में कमी आ सकती है, उस पर जो बोझ है वो फिर डिवाइड हो सकता है कंज्यूमर्स पर, लेकिन वो डिमांड इस बढ़े हुए टैरिफ के साथ कैसे बढ़ेगी? चूँकि जो भी कोशिश करेगा बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल करने की, वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता चला जाएगा उसके लिए टैरिफ उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो पहले इसको सेटल डाउन करना होगा, टैरिफ को पहले मैनेज करना होगा, या फिर ये पहले कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड में कमी वाक़ई हो जाएगी? देखिए ये ना एक विशेष साइकिल पाकिस्तान में बना हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्रिड की डिमांड कम हो रही है। ग्रिड की डिमांड क्यों कम है? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए शायद थोड़ा सा इनोवेटिव सोच को आगे लेके आना होगा। मे बी अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपका जो 50% कंज्यूमर है वो 200 यूनिट से कम बिजली यूज़ करता है और आप उसको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उनको बेशक सोलराइज्ड जो सिस्टम्स हैं वो दिए जा सकते हैं ताकि उनका बोझ जो है, सब्सिडी का बोझ कम किया जा सके। और ये जो सब्सिडी है ये शायद उन कंज्यूमर्स को दी जा सकती है या टैरिफ को नीचे लाया जा सकता है उन कंज्यूमर्स के लिए जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि इंडस्ट्री को डिस्टॉर्टिव सब्सिडी नहीं देनी चाहिए जैसे कि माजी में दी गई है, लेकिन सब्सिडी का मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो रीजनली कम्पेटिटिव हो सके। वो कंज्यूमर्स जो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जाएँ, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो कम होता जाना चाहिए। तब जाके आप जो है वो थोड़ा सा एक रैशनल वे में इस कनंड्रम को, इस विशियस साइकिल को सॉल्व कर सकते हैं। और उसका बहुत सी हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कि गैस पर भी रिलाई कर रहा होता है, कैप्टिव पावर प्लांट से वो अपनी ये बिजली ले रहे होते हैं। वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 20% की लेवी फेज़ वाइज जो कि 3 फेजेज़ में अगले 1.5 साल में इंडस्ट्री पर आयद हो जाएगी। तो इतने हाई टैरिफ के साथ ज़ाहिर इंडस्ट्री की इस वक्त अपनी मुश्किलात हैं, एक्सपोर्ट के टारगेट्स नहीं उनके मुकम्मल हो सकेंगे इस तरीके से। तो उस तरफ भी कोई ऑल्टरनेट वे आउट हमें निकालना पड़ेगा, या गैस का चूँकि कीमत बहुत बढ़ रही है और हमारे जो इस वक्त ज़खायर हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट बिजली ही है कि हम बिजली की ही कंजम्पशन को बढ़ाएं? देखिए आपको ये डिसीजन जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे लेना है कि आपको कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस देनी है या फिर आपको इंडस्ट्री को डायरेक्ट गैस देनी है। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का लेने वाला है, लेकिन IMF की भी सजेशंस ये हैं कि आप जो कैप्टिव पावर प्लांट्स को सब्सिडाइज रेट पे गैस मिल रही है उसको आप डाइवर्ट करें उन पावर प्लांट्स को जो कि आपके एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी की बास्केट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो नीचे आ सके जनरेशन की मद में। उससे भी आपको इन द लॉन्ग रन या इन द मीडियम रन जो है फ़ायदा ही हो रहा होगा इंडस्ट्री को। लेकिन गवर्नमेंट को किसी एक इनोवेटिव टैरिफ के साथ सामने आना होगा उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि वो रीजनली कम्पेटिटिव हो सके और आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो साथ साथ हो सके।
सही। और ये जो कंजम्पशन को बढ़ाने वाला आपका पॉइंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक प्लान है हुकूमत का 2030 तक, कोई 25-30% अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कि जब ये प्लान इम्प्लीमेंट होगा तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उससे कुछ कमी वाक़ई हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में? देखिए, बिल्कुल ठीक है कि वो आप ईवीज़ के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो भी। उसमें भी आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप फोर व्हीलर्स को ईवी फोर व्हीलर्स को जो है वो प्रेफर करें या टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो है उन पे जो है वो आप ये वाली टारगेटेड पॉलिसी करें। एक चीज़ जो की जा सकती है वो शायद आपका जो ग्रिड का डिमांड है वो इसलिए नीचे आ रहा है कि रूफ टॉप सोलर जो है वो बड़ा ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में लग रहा है। तो शायद नेट मीटरिंग को थोड़ा सा इनोवेटिवली यूज़ करके एक बड़ी टारगेटेड चीज़ ये हो सकती है कि वो कंज्यूमर जो नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं उनसे गैस का कनेक्शन वापस ले लिया जाए, ताकि वो अपनी जो किचन अप्लाइंसेस हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करके तो अपनी जो जायद सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो किचन को इलेक्ट्रीफाई करने में लगाएं। उससे ये होगा कि आपका जो ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी बेची जा रही है वो भी कम होती रहेगी, डिमांड में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी गैस की जो बचत है हाउस होल्ड सेक्टर में वो भी की जा सकेगी, और आप इंडस्ट्री को गैस जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका जो पेट्रोलियम डिवीजन है और पावर डिवीजन है, उसको मिलके एक पॉलिसी बनानी है, ताकि आप ये जो ट्विन क्राइसिस आता है पाकिस्तान में, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आता है और सर्दियों में गैस का क्राइसिस आता है, इसको एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ सॉल्व कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके लिए फिर जो किचन की वो अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, फिर उनकी कॉस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हाउस होल्ड पर भी फिर एक वो लोड की सूरत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट को भी फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखें, आप फिर अगर आप सब्सिडी गैस पे भी सब्सिडी दे रहे हैं और आप पावर सेक्टर को भी सब्सिडी दे रहे हैं, और फिर आपको इस सब्सिडी को इस तरह से रिवाइज करना है कि आप गैस से सब्सिडी लें तो किसी तरीके से उस सब्सिडी को यूज़ करते हुए या तो हाउस होल्ड को वो पैसे दें ताकि वो इलेक्ट्रीफाई कर सकें अपने किचन को। तो उस मद में इंटीग्रेटेड प्लानिंग की ज़रूरत है कि सब्सिडी को ख़त्म नहीं करें, आप सब्सिडी को शिफ्ट इस तरह से करें कि वो ग्रेजुअली फेज आउट होती जाए। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको अगले 5, 6, 7, 8 साल तक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को सब्सिडी देनी है, या आपने उनको सेल्फ सफिशिएंट बना के उस सब्सिडी के दायरे से निकाल के सब्सिडीज को रिमूव करना है। तो इस मद में शायद ये जो आपका किचन को इलेक्ट्रीफाई करना, ये शायद आपको इन द लॉन्गर रन, इन द मीडियम टर्म जो है वो लेस कॉस्टलियर पड़ेगा एज कम्पेयर टू आप कंटिन्यूसली सब्सिडीज देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।